हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल CYA कंपटीशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आपके साथ कंप्लीट रिवीजन करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए, जो आपके CSIR नेट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स हैं। हम पूरे नोट्स का रिवीजन करेंगे। इसके लिए आपको 2-3 पार्ट मिलेंगे, तो आप सारे पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करिएगा और सारे पार्ट ज़रूर देखिएगा। इससे आपके पूरे नोट्स का रिवीजन हो जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना नोट्स लिया है और उसी से हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जानेंगे। अगला आप किस टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट है एडवर्ड फ्रैकलैंड, जिन्हें आप फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एडवर्ड फ्रैकलैंड। और भी हम इसमें कुछ पॉइंट जानेंगे। फॉर ए स्पीसीज सेड टू बी लिगेंड देयर मस्ट बी ऑर्बिटल हैविंग होमो। किसी भी स्पीसीज के लिए को आप लिगेंड कह सकते हैं जब इसके पास ऑर्बिटल हो जो होमो ऑर्बिटल रखे, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा F, D, P फिर S। जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है SP में 0% और 50% एस करेक्टर, SP2 में 67 और इसमें 75%। ये परसेंटेज ऑफ P करेक्टर लिखा हमने। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे एस्टाइलिन लिखा है, जब यहाँ से H+ चला जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे। फॉर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर द एनर्जी ऑफ होमो शुड बी हाई। अगर एनर्जी होमो की ज़्यादा होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ध्यान रखना, होमो की एनर्जी जब ज़्यादा रहेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर पाएगा। अगर उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं कर पाएगा। एनर्जी का आर्डर है SP3, SP2, SP। ये सब एनर्जी का आर्डर है। तो हाई एनर्जी एंड बेटर डोनर, जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो बेटर डोनेट करेगा। सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा में, 2 इलेक्ट्रॉन है पाई में। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा तो कहाँ से जाएगा? इसी पाई से जाएगा। ये पाई आपका क्या कहलाएगा? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी हाई है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनर कंडीशन होने के लिए होमो की एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी का जो ऑर्डर होता है सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। सबसे पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ये नॉन बॉन्डिंग जिसे आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। फिर आपका क्या है? पाई है और फिर क्या है? सिग्मा है। ये एनर्जी का ऑर्डर है। एक कॉम्प्लेक्स हमने लिखा है, एक मॉलिक्यूल्स ले WCH36। WCH36 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। डोनर एटम जो है सिग्मा है। अब यहाँ पे देखेंगे, फॉर ए कॉम्प्लेक्स सेट टू बी ऑर्गेनोमेटेलिक देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड। अगर किसी के पास मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, कम से कम एक बॉन्ड है, तो उसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन 100% ऐसा नहीं होता है। कुछ केस में ये बॉन्ड नहीं दिखेगा, फिर भी वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक होगा। जैसे NiCO4, FeCO5, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक हैं। मेटल और कार्बन का बॉन्ड आपको मिल रहा है। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट है RsPpS3Cl। हम थोड़ा यहाँ पे स्पीड से पढ़ाएंगे क्योंकि आपके रिवीजन क्लास हम ले रहे हैं। RsPpS3Cl, इट इज़ सेड टू बी विल्किंसन कैटालिस्ट एंड इट इज़ स्क्वायर प्लेनर। जो RsPpS3Cl होता है, ये RH है, ये PpS3 आप देखेंगे, और फिर एक Cl। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। तो विल्किंसन कैटालिस्ट के पास तो मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं दिखता है, फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक का अच्छा एग्जाम्पल्स है। इट इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। विल्किंसन कैटालिस्ट का हम यूज कहाँ करते हैं? हाइड्रोजनेशन में। किसके? एल्कीन और एल्काइन में। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन में हम विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं। अगला देखेंगे, विल्किंसन कैटालिस्ट इज ए होमोजेनस कैटालिस्ट।
विल्किंसन कैटालिस्ट एक होमोजीनस कैटालिस्ट है। कई सारे आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। दिस आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ए भी आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बट नॉट हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड। इसके पास कार्बन और मेटल का कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। तो ध्यान रखना, विल्किंसन कैटालिस्ट इज ए होमोजीनस कैटालिस्ट, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है और ये एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करता है। जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया था, ये सारे कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग कैटालिटिक साइकिल रोडियम अटैच विथ कार्बन एंड फॉर्म मेटल कार्बन बॉन्ड, देयरफॉर विल्किंसन कैटालिस्ट इज ए आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब भी विल्किंसन कैटालिस्ट में जो RH है, रोडियम है, ये अटैच करता है कार्बन से कैटालिटिक साइकिल के दौरान और मेटल कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसलिए विल्किंसन कैटालिस्ट आपका आर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है। एक है PDPPS34, ये भी आपका आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगला देखेंगे NaCN। NaCN जो है एक्सेप्शन है, ये OMC नहीं है, जबकि इसके पास कार्बन और मेटल का बॉन्ड है। NaCN is not a organometallic compound but it has a carbon and metal bond. This example that above definition OMC is not rigid. ये सारे एग्जाम्पल आपको ये बताते हैं कि कोई एक डिफिनीशन अगर हम आर्गेनोमेटेलिक में रख देते हैं तो वो रिजिड नहीं है कि उसी पे सारे आपके एग्जाम्पल्स फॉलो करेंगे, तो ये फ्लक्चुएट हो रही है। आर्गेनोमेटेलिक का क्लासिफिकेशन ऑफ OMC, आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेटल प्रेजेंट। आप पूरा लेक्चर देखिए, आपको कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका 1 शॉट रिवीजन भी हो जाएगा। मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक की बात करें तो मेटल प्रेजेंट फ्रॉम मेन ग्रुप RMgX इज मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक, जिसके पास मेटल और कार्बन बॉन्ड है, ये है मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। N-ब्यूटाइल लिथियम, S-ब्यूटाइल लिथियम, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, ये सब क्या है? मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक है एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्राएथाइल लेड। टेट्राएथाइल लेड जो है ये क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसका भी हम यूज करते हैं किसमें? मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। जिगलर नाटा कैटालिस्ट TiCl4 and AlEt3, इट इज़ यूज्ड इन ओलिफिन पॉलीमराइजेशन। और जिगलर नाटा कैटालिस्ट एक हेट्रोजिनस कैटालिस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज ए हेट्रोजिनस कैटालिस्ट, बाकी सारे कैटालिस्ट जनरली होमोजिनस होते हैं। तो TiCl4 एंड AlEt3। अगला है RiSnX, आर्गेनोटिन कंपाउंड, ये भी आपका आल्सो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। RiSnX आर्गेनोटिन कंपाउंड, इट इज़ आल्सो OMC। ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो हेयर मेटल प्रेजेंट फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल। मेटल अगर ट्रांजिशन मेटल का हो तो इसे ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है फेरोशिन। क्या है? फेरोशिन इसका बेटर एग्जाम्पल है। अगला हम देखेंगे गिलमन रिजेंट R2CuLi। R2CuLi ये भी ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक है, कॉपर यहाँ पे लिया गया है। ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक है R2CuLi। FeCO4 एक कोलामेन रिजेंट्स है। FeCO4 एक कोलामेंस रिजेंट है। अगला है IRPPS3 COCl, ये वास्का कॉम्प्लेक्स है, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। वास्का कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर प्लेनर होता है। FeCO4 ये क्या था आपका? कोलामेन रिजेंट्स। IRPPS3 COCl स्क्वायर प्लेनर होता है वास्का कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे आपको याद करना है। एक अगला है PDPPS34, इसका यूज हम सुजुकी रिएक्शन में, हैक रिएक्शन में, स्टीले रिएक्शन में, नगेसी रिएक्शन में, ये सारी रिएक्शन आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी, इन सारे रिएक्शन में इसका यूज होता है। अगला हम देखेंगे PTCl3C2H4, PTCl3C2H4, PTCl3C2H4-, ये आपका क्या है? जैसे साल्ट है, जैसे साल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है।
तो ध्यान रखना PtCl3 C2H4 माइनस एक जैसे साल्ट है। अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में कौन कौन आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं? ये तो नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। अब देखो यहाँ पे मेटल की जगह पे यूरेनियम, नेपच्यूनियम, थोरियम, प्लेटोनियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनेशिन है। यूरेनेशिन एक अच्छा एफ ब्लॉक का आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगला हम जानेंगे दी फर्स्ट मेन ग्रुप OMC। पहला मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है? कैकोडाइल ऑक्साइड। क्या है? आर्सेनिक से जो बना है। फर्स्ट मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैकोडाइल ऑक्साइड है, जो कि बना है आर्सेनिक से। CH3 लाइक Ac2O के जैसे है। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल तो PtCl3 C2H4 माइनस। ये जैसे साल्ट है जिसमें प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। प्लेटिनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये स्क्वायर प्लेनर है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल जैसे साल्ट है और फर्स्ट मेन ग्रुप आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैकोडाइल ऑक्साइड है। अब हम किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं C = M+L, जहाँ पे C क्या है? चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। M क्या है? एक ऐसा मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। L क्या है? फार्मल चार्ज ऑफ द लिगेंड। तो लिगेंड का फार्मल चार्ज जाने बिना आप किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए CO लिगेंड है और CO न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। CO न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होंगे सबका फार्मल चार्ज 0 होगा। जैसे बेंजीन हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है, फार्मल चार्ज 0 होगा। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा C = M+L, इसी फार्मूले से लगाएंगे। तो C क्या है? इन दिस कॉम्प्लेक्स Fe हैव द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। M क्या है? जिसका आप निकाल रहे हैं उसको आप X मानेंगे। और CO इसका क्या है? 0 है। लिगेंड का फार्मल चार्ज 0 है। इफ CFeCO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0 आएगी। अब ये देखो लिगेंड जो लगे हैं AsR3 PH3, ये सब 0 फार्मल चार्ज देते हैं। ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी फार्मल चार्ज 0 देता है। ये सब आपके फार्मल चार्ज 0 देते हैं। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी आपका सॉल्वेंट है, ये भी फार्मल चार्ज 0 देता है। देखो ये पायरिडीन है, इसका भी फार्मल चार्ज 0 होता है। ये सीटोनाइट्राइल है, फार्मल चार्ज 0। इन सब का फार्मल चार्ज 0 है। ये पाई डबल बॉन्ड है, इसका भी फार्मल चार्ज 0 है। ये स्टाइलिन टाइप का ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड है, इसका भी फार्मल चार्ज 0 होता है। अब इसको देखिए, इस तरह से अगर आप तोड़ेंगे तो इस पर एक माइनस चार्ज आएगा, अथवा इस तरह से तोड़ेंगे तो इस पर एक माइनस चार्ज आएगा, तो इसका फार्मल चार्ज -1 होगा। कार्बन फार्म सिंगल बॉन्ड विथ मेटल कॉल्ड मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड मेटल से बनाता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो MCH3 है, PPH3, तो यहाँ पे फार्मल चार्ज 0 होगा। इसका भी फार्मल चार्ज 0 होता है। H और Cl, मेटल से अगर कोई लिगेंड लगा है, मेटल सिलिकॉन का बॉन्ड है, मेटल जर्मेनियम का बॉन्ड है, मेटल Sb का बॉन्ड है, मेटल लेड का बॉन्ड है, इन सभी का मेटल कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से हैं तो इस तरीके से अगर वो टूट रहे हैं तो इनके पास फार्मल चार्ज -1 आता है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से टूटेगा तो सिलिकॉन पे माइनस चार्ज आएगा। तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे वो सब -1 फार्मल चार्ज देंगे। मेटल हैव डबल बॉन्ड विथ कार्बन, देन इट इज कॉल्ड मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स।
अगर मेटल डबल बॉन्ड कार्बन से बनाता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ध्यान दो, ये मेटल कार्बन का 2 बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे 1 चार्ज आएगा, माइनस आएगा। दूसरा बॉन्ड जब हम तोड़ेंगे तो कार्बन पे -2 चार्ज आएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मल चार्ज -2 आएगा। समझ रहे हैं? इस ट्रिक से लगाओगे तो याद हो जाएगा। आप पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। मेटल हैव ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बिन, देन इट इज़ कॉल्ड मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। मेटल अगर कार्बन के साथ तीसरा बॉन्ड बनाता है तो मेटल कार्बाइन हो जाता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो 1 माइनस चार्ज, दूसरा टूटेगा तो 2 माइनस चार्ज, तीसरा टूटेगा 3 माइनस चार्ज। इस तरीके से इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? -3। अब मेटल कार्बन के साथ अगर क्या है, 4 बॉन्ड बनाया है तो क्या कहेंगे? कार्बाइडो कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा? -4 होगा। देखिए, मेटल नाइट्रोजन के साथ ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज 0। यहाँ देखिए, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा तो -1। देखो यहाँ पे यमियन लगा है और नाइट्रोजन लगा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। यमाइन कॉम्प्लेक्स, मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड है, 2 बार इसको तोड़ेंगे तो -2 चार्ज आएगा। यजाइडो कॉम्प्लेक्स, मेटल नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को जब 3 बार तोड़ेंगे तो इस पर -3 फॉर्मल चार्ज आएगा। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो इस पर 0 माइनस चार्ज आएगा। एच और साइनाइड का जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड। हैलोजन, मेटल और हैलोजन का जब बॉन्ड टूटेगा तो हैलोजन पे -1 फॉर्मल चार्ज आता है। बेंजीन, बेंजीन न्यूट्रल लिगेंड है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, लेकिन pH माइनस, इसका फॉर्मल चार्ज -1। इसका देखो न्यूट्रल है, फॉर्मल चार्ज 0। यहाँ से देखो मेटल कार्बन का बॉन्ड लगा है ना, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड जब टूटेगा तो इस पर -1 आएगा, तो फॉर्मल चार्ज -1। एक ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटालिस्ट है, ध्यान दो, एक ध्यान से इसको देखना। एक ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटालिस्ट है, इसी को कहते हैं ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटालिस्ट, जिसमें रूथेनियम जो होता है +6 ऑक्सीडेशन में होता है। रूथेनियम क्या होता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हम 3 पार्ट जनरली प्रयास किए हैं ले आने का, तीनों पार्ट में पूरी ऑर्गेनोमेटालिक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे CSIR नेट में। AN हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन है, ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटालिस्ट का फिगर बनाइए और नोट करिए। हेप्टासिटी, हेप्टासिटी का मतलब है कॉन्टिन्यूम बॉन्ड। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिगेंड। हेप्टासिटी किसी भी लिगेंड की एक प्रॉपर्टीज होती है। हेप्टासिटी इज़ द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ द लिगेंड डायरेक्टली अटैच विथ ए मेटल। हमने कहा जो हेप्टासिटी है वो जो नंबर ऑफ डोनर एटम है लिगेंड का, वो डायरेक्टली किससे अटैच है? मेटल से अटैच है। इसको हम एक ग्रीक अक्षर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यम n के पावर x इंटू L, इस तरह से। x बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड अटैच विथ ए मेटल। कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड मेटल के साथ अटैच हैं? L क्या होगा? L एक ऐसा लिगेंड होगा जहाँ पे x नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच होंगे मेटल से। ईटा 1 का मतलब है मोनो हेप्टोलिगेंड, मेटल के साथ क्या है? R है। मेटल एक कार्बन से जुड़ा है तो ईटा 1। अब देखिए मेटल एक से जुड़ा है तो ईटा 1, ये मेटल एक से जुड़ा है ईटा 1। मेटल सिलिकॉन से जुड़ा है ईटा 1, ईटा 1। ये सब क्या है? इसकी हेप्टासिटी 1 है।
ये जितने भी कॉम्प्लेक्स लिखे हैं मेटल एक ही से जुड़ा है ना, तो हेप्टासिटी 1। कितने से मेटल कितने कार्बन से अटैच है वही उसकी हेप्टासिटी होगी। ईटा 1 एलाइल इसे कहते हैं, ईटा 1 CO। अब यहाँ पे देखो ये मेटल है, दोनों कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी हेप्टासिटी ईटा 2 होगी। एथाइलिन, नोट करते चलो एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए मेटल दोनों कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी हेप्टासिटी ईटा 2 C3H6 है। ईटा 1 एंड ईटा 3 ओनली 2 ही एलाइल के केस में पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखो मेटल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ईटा 1 कार्बिन टाइप का कॉम्प्लेक्स है। मेटल एक ही कार्बन से जुड़ा है, ईटा 1। मेटल दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ईटा 1। मेटल एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा, ईटा 2, ईटा 1। ये हेप्टासिटी के एग्जाम्पल्स बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। मेटल दो कार्बन से जुड़ा है, हेप्टासिटी 2 होगी। मेटल 3 कार्बन से जुड़ा है, तो हेप्टासिटी ईटा 3 होगी। मेटल 3 कार्बन से जुड़ा है, हेप्टासिटी ईटा 3 होगी। मेटल एक ही कार्बन से जुड़ा है, हेप्टासिटी ईटा 1 होगी। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में बहुत सारे रिवीजन कराया भी है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, विजिट करें, आपको कई सारे प्रीवियस ईयर SIR नेट के मिलेंगे और PGT के भी मिलेंगे। सारे एग्जामिनेशन के लिए हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। अब देखना एलाइल के केस में क्या होगा। एलाइल के केस में दो तरह, एक ईटा 1 एलाइल होता है, एक ईटा 3 एलाइल होता है। दोनों का फॉर्मल चार्ज -1 होता है। ए लिगेंड व्हिच चेंज देयर हेप्टासिटी इज सेड टू बी फ्लक्जोनियल लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड जो अपनी हेप्टासिटी को चेंज करे, जैसे ईटा 1 से ईटा 3 में जाए, ईटा 3 से ईटा 1 में जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं? फ्लक्जोनियल लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ईटा 1 एलाइल था, जब HMU रेडिएशंस आई तो ये क्या हो गया, ईटा 3 एलाइल में कन्वर्ट हो गया। तो ये फ्लक्जोनियल है क्योंकि ईटा 1 से ईटा 3 में आ रहा है। एलाइल ईटा 3 एलाइल जो होती है, अगर हेप्टेसिटी नहीं गिवन है, एलाइल गिवन है, दिया है, तो उसकी हाईएस्ट हेपासिटी मानेंगे, हेप्टेसिटी मानेंगे जब नॉट गिवन होगा। ध्यान से देखो, एलाइन इंपॉर्टेंट है। एलाइल ईटा 3 एलाइल हाईएस्ट हेप्टासिटी मान के चलेंगे, काउंट करेंगे अगर हेप्टासिटी नहीं गिवन होगी। मेटल एक कार्बन से तो ईटा 1, मेटल तीनों कार्बन से ईटा 3, मेटल तीनों कार्बन से ईटा 3, मेटल 2 कार्बन से ईटा 2 फॉर्मल चार्ज 0, मेटल एक कार्बन से तो ईटा 1 और फॉर्मल चार्ज ऐसे जाएगा -1। ईटा 4 4 कार्बन से जुड़ा है। ईटा 4 मेटल जो है 4 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे 1,5 डाई इन साइक्लोऑक्टाडाइन, ईटा 2 है। ये अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। FeCO5 है। ईटा 4 है, C4H4 स्यूडो एरोमेटिक इसे कहते हैं। ये C4H4 2-। ये देखो मेटल चारों कार्बन से जुड़ा है, तो ईटा 4 इसकी हेप्टासिटी होगी। ये CP लिगेंड है, C5H5- को साइक्लोपेंटाडाइन CP भी कहते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज 1 होता है, तो कहीं पे CP लिखा है तो क्या मतलब मानेंगे, C5H5-। इसका फॉर्मल चार्ज -1, ईटा 1 CP। ये देखो ईटा 5 CP किस तरह से जनरेट हो रहा है। मेटल एक कार्बन से जुड़ा है तो ईटा 1 C5H5, 3 से जुड़ा है तो ईटा 3, 5 से जुड़ा है तो ईटा 5 C5। तो CP तीनों केस में मिलेगा, ईटा 1 के केस में भी, ईटा 3 के केस में भी, ईटा 5 के केस में भी। अगर इसी CP पे हम क्या करें, 5 मेथाइल ग्रुप लगा दें, पेंटा मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड
Cp इज़ नोन एज दी ईटा 5 Cp, इसको मार्क करिए। अगर हम पेंटा मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड कर दें, 5 मेथाइल ग्रुप लगा दें Cp पे, तो इसे हम Cp स्टार पढ़ेंगे, ईटा 5 Cp स्टार, इस तरह से देखो, और फार्मल चार्ज तब भी -1 ही होगा। यहाँ देखना, मेटल 5 कार्बन से लगा है ईटा 5, 1 से लगा है ईटा 1, 6 से लगा है ईटा 6, 4 से लगा है ईटा 4। ये सब इसकी हेप्टेसिटी कॉपी में नोट करते चलिए। हम अगला पार्ट भी लेके आएंगे, ईटा 1। ये नॉन एरोमेटिक्स है, फार्मल चार्ज -1, ये टफ शेप है, नॉन एरोमेटिक्स। ये ईटा 8 है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, COT। COT का मतलब है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ईटा 8 CO2 मिलता है, ईटा 6 COT, ईटा 4 COT, ईटा 2 COT, सो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। C8H8 फार्मल चार्ज -2। याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, लिगेंड प्रेजेंट इन यूरेनोसिन। एक क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। लिगेंड प्रेजेंट इन यूरेनोसिन C8H8 C8H8 हमारे साथ कई सारे बच्चे लाइव भी जुड़ रहे हैं। जो भी लाइव क्लास होती है, आप सभी लोग उसमें लगातार अगर जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आप वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट तक शेयर करिए, सारे लोग क्लास का एंजॉय कर सकें, अच्छे से उनका रिवीजन हो सके। जो यूरेनियोसिन होता है, इसमें जो मेटल होता है यूरेनियम, A+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि ऊपर जो है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसका -2 चार्ज, इसका -2 फार्मल चार्ज, तो इसीलिए यूरेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। देखो, ये भी ईटा 6, ये भी ईटा 6, फार्मल चार्ज 0। ईटा 4, ईटा 6, बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो, डबल, सिंगल, फिर सिंगल, इसलिए यहाँ पे ईटा 4 हेप्टिसिटी हो जा रही है। ये इंडेन है, इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बना है इंडेन, और इसे इंडेनिल कहते हैं। इसका फार्मल चार्ज -1, और ये ईटा 3 इंडेनिल है, इसका भी फार्मल चार्ज -1 होगा। ईटा 6 है, फार्मल चार्ज 0। फ्लोरीन, ईटा 5 यहाँ पे है, इसका फार्मल चार्ज -1। अटैच विथ 1 कार्बन, तो इसका फार्मल चार्ज -1, इसका फार्मल चार्ज भी -1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसको मैंने फार्मल चार्ज के बारे में बताया। अब कुछ पॉइंट हम और बताएंगे। ब्रीजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? ए लिगेंड व्हिच कैन होल्ड मोर देन 1 मेटल टुगेदर इज सेड टू बी ब्रीजिंग लिगेंड। हम ये सारे पॉइंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, मेटल मेटल बॉन्ड निकलवाएंगे, मेटल कार्बन बॉन्ड निकलवाएंगे, तो वहाँ पे इन सब की ज़रूरत लगेगी। इलेक्ट्रॉन काउंट कराएंगे, तो मेटल अगर एक टर्मिनल लिगेंड से जुड़ा है तो ईटा 1। अब मेटल कोई लिगेंड है फिर मेटल है, तो अटैच 1 मेटल से, ब्रीजिंग लिगेंड इससे है। ए म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिज को, म्यू यक्स यल, यानी जितना ब्रिजिंग की पावर होगा। दिस रिप्रेजेंटेशन मीन यल इज ए लिगेंड व्हिच होल्ड यक्स नंबर ऑफ मेटल्स। ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्या बताता है कि यल एक लिगेंड है जो यक्स नंबर ऑफ मेटल को होल्ड किए है। म्यू की पावर 2 है और यल लिखा है, तो यानी 2 मेटल हैं। म्यू की पावर 3 लिखा है और यल लिखा है, मतलब 3 मेटल्स हैं। सिंपली म्यू का मतलब है म्यू की पावर 2। अब देखो, ईटा 1 है हेप्टिसिटी और म्यू की पावर 2 यक्स, म्यू की पावर 3, म्यू की पावर 4 यक्स, सबकी हेप्टासिटी जबकि 1 ही है। एक कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे और देखो लिखा है B2S6 डाइबोरेन,
इसमें ब्रिजिंग पे हैं दोनों हाइड्रोजन, तो दो मेटल से जुड़े हैं ना, तो μ2x कहलाएंगे। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है, BHBB। और बोरान 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। इसका मतलब इफ़ वी ब्रेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम द मेटल, अगर हम मेटल से किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी चार्ज ऑन दी मेटल एंड लिगेंड, तो हमें मेटल और लिगेंड पे कोई चार्ज रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये CO टर्मिनल है। ये देखो Al2Me6, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि इसमें कितने CH3 ब्रिजिंग है। Al2Me6 ये आपके क्या है, टर्मिनल है। क्या है, टर्मिनल है। 4 टर्मिनल, 2 आपके ब्रिजिंग। इसे ऐसे भी लिखते हैं Al2μ2 CH3 CH3 4। क्लियर। RLI R4LI4 हेप्टासिटी इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हेप्टासिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। अब हम आपको बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसके बारे में मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बताया भी है, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी मेटल बॉन्ड्स, मेटल क्लस्टर के बारे में। इस वीडियो को मैं इसी 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे एंड करूंगी, फिर दूसरा पार्ट अपलोड करूंगी। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को प्रपोज किया था सेडविक ने। ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विल बी थर्मोडायनेमिक स्टेबल। कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो सकता है। कब? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल के प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड प्लस चार्ज, अगर ये तीनों मिला के 18 आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स ओविंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इट शुड हैव कॉन्फिगरेशन NS2 P6 N-1 D10, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। कोई भी बॉन्ड है उसकी 2 तरह से क्लीवेज करते हैं, एक होमोलिटिक क्लीवेज, एक हेट्रोलिटिक। जब होमोलिटिक क्लीवेज में करते हैं तो बॉन्डिंग की एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज को मिलते हैं, और जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो बोथ इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज को मिलते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में रेडिकल बनते हैं, जबकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज में केटायन और एनायन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम 2 मेथड पढ़ेंगे। ये दोनों मेथड में एक न्यूट्रल एटम मेथड होगा जिसमें बॉन्ड को होमोलिटिकली हम क्लीव करके देखेंगे। दूसरा जो मेथड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, जिसे आप आयनिक मेथड कहते हैं, जिसमें बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव होता है। जो ज़्यादा हमारा मेथड यूजफुल है वो न्यूट्रल एटम मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D 4D 5D सीरीज का अगर ये याद हो जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट हो जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि देखते हैं 3D1 4s2 स्कैंडियम का यही होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम का 3D2 4s2 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसके नीचे की सीरीज का भी यही होगा, तो याद कर लेना। क्रोमियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटालम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टम, इस तरह से सीरीज याद कर लोगे ना, ये वाला तो याद ही होना चाहिए। हर हाल में इसको नोट करो और फिर याद कर लेना। न्यूट्रल एटम मेथड में हम बॉन्ड इस तरह से इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे। मेटल और कार्बन का बॉन्ड है तो ऐसे तोड़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिले, एक इलेक्ट्रॉन मेटल को, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, यानी इस मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2। और आयनिक मेथड में अगर तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको इसमें माइनस चार्ज आ गया। न्यूट्रल लिगेंड हैव सेम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन बोथ मेथड। ऐसे लिगेंड जो न्यूट्रल लिगेंड है वो चाहे आयनिक मेथड से कैलकुलेट करोगे चाहे न्यूट्रल से करोगे, दोनों में सेम ही देंगे। अब ध्यान देना,
हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं न्यूट्रल एटम मेथड से। आयरन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 8 काउंट करेंगे। एक Cp 5 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 Cp हैं, एक ऊपर एक नीचे, 10 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही जब हमें करना रहेगा आयरन का, तो 3d6 4s2 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इस आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बचेगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। एक Cp ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 Cp 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन काउंट सेम ही आता है, चाहे न्यूट्रल से करिए चाहे ऑक्सीडेशन से। तो न्यूट्रल आप फॉलो करिए, ऑक्सीडेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं आएगा। अब देखिए CH3 एक Mn के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक CH3 1 इलेक्ट्रॉन देता है। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 18। समझ में आ रहा है ना? साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। हम इसकी आपको टेस्ट सीरीज असाइनमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अभी समय कम है इसलिए मैं नोट्स का रिवीजन करा दे रही हूँ। FeCO5 आयरन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 5CO 10 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। VCO6 बेनेडियम के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन, 6 × 12 17 इलेक्ट्रॉन। FeCO2 Cp के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, Fe के 8 इलेक्ट्रॉन और 2CO 4 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये भी यही सेम हो गया है। Cp2CO तो Cp2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और कोबाल्ट है CO वाला 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। NiCO4 काफ़ी स्टेबल होता है। Ni के बैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और 2 × 4 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। CpCrCO3 एक Cp आपका 5 इलेक्ट्रॉन देगा। क्रोमियम के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और CO 6 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 17। CrCO6 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 × 2 12 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। Cp2OS का मतलब ओस्मियम, तो किस सीरीज का है? ध्यान रखना, 5 × 2 10 और आयरन रुथेनियम ओस्मियम और इसके साथ कितना 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब इसको देखो, MnCO5 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, 7 इलेक्ट्रॉन Mn, 10 इलेक्ट्रॉन CO5 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब देखेंगे कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। मेटल अगर लिगेंड से जुड़ा है, इस तरह से कोई हैलोजन जुड़ा है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। हैलोजन अगर ब्रीजिंग पे जुड़ा है तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। μ3 ब्रीजिंग पे जुड़ा है तो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। μ4 ब्रीजिंग पे जुड़ा है तो 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान रखना, 1 3 5 और 7, 1 3 5 7। मेटल और कार्बन इस तरीके से जुड़े हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। AsR3 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, Pr3 2 इलेक्ट्रॉन, Nr3 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। μ2 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का मैं आपको एक चार्ट भी दूंगी। Nr2 टर्मिनल में 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रीजिंग में 3 इलेक्ट्रॉन। Pr2 टर्मिनल में 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रीजिंग में 3 इलेक्ट्रॉन। Nr3 ब्रीजिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, टर्मिनल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यमाइड है, फास्फाइड है, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। मेटल डबल बॉन्ड Nr 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन।
इसका चार्ट मैंने क्लास में एक बार दिया था। मेटल एक इलेक्ट्रॉन टर्मिनल और ब्रिजिंग में, मेटल कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल OR टर्मिनल है 1 इलेक्ट्रॉन। मेटल कार्बन 4 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। ओस्मियम नाइट्रोजन 11 इलेक्ट्रॉन है। देखो म्यू2 ब्रीजिंग है ना, ईटा2 2 इलेक्ट्रॉन, ईटा2 2 इलेक्ट्रॉन, म्यू 2 इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। NO देखो लीनियर में होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, बेंट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना NO का केस मैंने कई बार आपसे पूछा है। NO लीनियर में होगा तो फार्मल चार्ज +1 और 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और बेंट में होगा तो फार्मल चार्ज -1 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये लीनियर है, ये बेंट है। लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ स्पीसीज हैं जिनकी 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए दिए गए हैं, करिए इसको। इसका 16 आएगा, इसको करके ट्राई करिएगा। CS थायोकार्बोनिल है 2 इलेक्ट्रॉन। एक ग्रफ सेकेंड जनरेशन कैटालिस्ट का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, ये 8 देगा, ये 2 देगा, 1 देगा, 1 देगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आएंगे। सबके इलेक्ट्रॉन काउंट निकालिए। CO 5 × 2 10, क्रोमियम 6 देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, दी कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सबका आप फॉलो करिए। कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, ये देखो बार्क में पूछा भी गया था, कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एक है बिस, डाईमेथाइल फास्फिनोमेथेन, डाईमेथाइल फास्फिनोमेथेन। ए डाईमेथाइल फास्फिनोएथेन, डाईमेथाइल फास्फिनोएथेन, डाईफिनाइल फास्फिनोएथेन। इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, इन दोनों का सॉल्व कर लीजिए। ये नोट्स मैंने इसलिए लिया है कि आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। पूछा गया है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कंसीडर करते हुए डिटरमाइन करिए दी वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी ऑफ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये 18 यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे कि आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे। तो इस पर जब n मान के सॉल्व करेंगे तो n = अगर 5 रख दें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 4 रखना पड़ेगा। तो 18 के बराबर करके इसको सॉल्व करिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसको फर्दर रिवाइज करा देंगे। यहाँ देखो n की वैल्यू निकालनी है, तो इरिडियम का 9, इसका 2, इसको 2n मान लेंगे हम। CS 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका 4, इसका 1 बराबर 18। तो 2n का वैल्यू निकालेंगे तो n = 1 आएगा। 1 रखने पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया, क्या वैल्यू रखें। यहाँ पे आपको Z के मान कैलकुलेट करना, Z पे क्या माइनस रखें कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर ले।
अब यहाँ पे देखिए कई सारे कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी इसी को एक क्वेश्चन नेट में आया हुआ है एक बार कि एक्स जेड की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर ले। तो इसका आंसर है वेनेडियम 61। पूछा दी स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम, कौन सा स्टेबल होगा? स्टेबल तभी होगा जब ये 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें, यानी 5 ए देगा, 1 ए देगा 6 और 2 ए देगा, तभी जाके फॉलो करेगा। ईटा एक्स की जगह पे क्या रखे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 18 इलेक्ट्रॉन का। देखो एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे लिखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, कैसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम मेटल क्लस्टर के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप पूरा लेक्चर ज़रूर देखिए, हमारे सेकेंड लेक्चर का इंतजार करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। थैंक यू सो मच।